हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग पढ़ रहे हैं प्राचीन काल का इतिहास के वन लाइनर क्वेश्चन, जिसमें दिया गया है पहला क्वेश्चन कि श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा को बनवाया था। ये क्वेश्चन पूछता है कि श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर मंदिर यानी गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा जो बनाए थे वो चामुंडराय। कौन? चामुंडराय। गाना सुने होंगे ना, चामुंडराय वाला, है ना। कब बनाए थे? तो 983 यानी कि 983 ईस्वी में बना था। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र और उत्तराधिकारी कौन बने थे? तो चंद्रगुप्त के बेटा कौन होंगे? बिंदुसार। देखिए चंद्रगुप्त होगा ना तो चंद्र ऐसे चांद पे, है ना। चांद जब चंद्र लिखिएगा ना तो ऊपर में एक बिंदु होता है, ठीक। तो बिंदु जो होता है तो उसी से पकड़िए क्या कि चंद्रगुप्त के पुत्र कौन हो जाएंगे, यानी बिंदुसार हो जाएंगे। लेकिन कन्फ्यूजन होता है बिंबिसार, बहुत सारा बिंबिसार मार देते हैं ना, तो बिंबिसार नहीं। अमित्र घात यानी अमित्र घात के रूप में प्रसिद्ध थे कौन? तो बिंदुसार। अमित्र घात के रूप में कौन प्रसिद्ध थे? तो बिंदुसार प्रसिद्ध थे। डायमेकस भारत आया था बिंदुसार के समय में। तो डायमेकस आया था कब? तो बिंदुसार के शासनकाल में आया था। बिंदुसार अनुयायी थे, देखिए आजीवक संप्रदाय के थे, ठीक है। तो बिंदुसार जो थे आजीवक संप्रदाय के ये अनुयायी थे। चलिए आगे देखेंगे कि बिंदुसार का पुत्र और उत्तराधिकारी। देखिए अब यहाँ पे क्या हो गया कि बिंदुसार का चंद्रगुप्त के उत्तराधिकारी कौन हो गया? चंद्रगुप्त के बिंदुसार। अब बिंदुसार के उत्तराधिकारी कौन हो जाएंगे? अशोक। अशोक मगध की गद्दी पर कब बैठे थे? तब, है ना, 2 यानी कि 269 ईसा पूर्व में, 269 ईसा पूर्व में ये मगध के गद्दी पे बैठ गए थे। अशोक ने धम्म स्वीकार किया था, यानी धम्म को स्वीकार किया था कब? कलिंग युद्ध 261 के बाद, यानी धम्म को वह स्वीकार कर लिए थे। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका में भेजे थे किसको? तब पुत्र अपना महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका में भेज दिए, कहे जाओ वहाँ प्रचार करो। चलिए शिलालेख, यहाँ क्या है कि शिलालेख का प्रचलन प्रारंभ हुआ था, यानी जो शिलालेख आज हम लोग देखते हैं लिखा हुआ है ना, तो वो किसके काल में हुआ था? तो अशोक के काल में हुआ था। शिलालेख में प्रयुक्त भाषा प्राकृतिक, है ना, कैसा था? प्राकृतिक भाषा था। शिलालेख में प्रयुक्त लिपि ब्राह्मी लिपि था, खरोष्टी लिपि था, ग्रीक था, अरमाइक था। सर्वाधिक ब्राह्मी लिपि प्रसिद्ध था। शिलालेख जो लिपि थे, कौन कौन लिपि थे? तो ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि और ग्रीक तथा अरमाइक। सर्वाधिक बोलेगा तो कौन? ब्राह्मी लिपि थे। खरोष्टी लिपि लिखी जाती थी। खरोष्टी लिपि किधर से? तो दाएं से बाएं। कोई चीज़ को खखोरना होगा तो कैसे खखोरिएगा? दायां से खखोरिएगा ना, तो ज़्यादा देरी तक नहीं खखोर सकते हैं। तो सॉरी, बायां से, यानी बामा हाथ से आप ज़्यादा देरी नहीं खखोर सकते हैं किसी दीवार को, लेकिन दाहिना हाथ से आप ज़्यादा देरी खखोर सकते हैं। तो इसी तरह से इसको याद रखिए कि खरोष्टी लिपि जो है दाएं से बाएं जाएंगे। किधर से? दाएं से बाएं जाएंगे, दाएं से बाएं जाएंगे। चलिए ब्राह्मी लिपि लिखी जाती है। ब्राह्मी लिपि जो है बाएं से दाएं होता है, यानी ब्राह्मी लिपि जो है बाएं से दाएं लिखा जाता है। जो चाइना में लिपि है ना, जो ऊपर से नीचे लिखाता है, ठीक है, ऊपर से नीचे लिखाता है। तो खरोष्टी में हम लोग लिखते हैं ना, खरोष्टी में दाएं से बाएं और ब्राह्मी में बाएं से दाएं। अशोक के शिलालेख, यानी शिलालेख की संख्या कितनी है? 14 है। की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो टी फेंथलेर ने किया था। टी फेंथलेर ने किया था। कब? तो 1750 में। कब किया था? 1750 में, यानी 14 संख्या है, मतलब शिलालेख का वो खोज हुआ था 1750 में। अशोक का सबसे लंबा पूछेगा तो कौन? तो 7वां। ऐसे भी भारत में देखिए, है ना, तो 7 फीट के आदमी अगर मिल जाएगा ना तो उसको सबसे लंबा बोलेगा। तो याद रखिए कि भारत में अगर 7 फीट के आदमी और बहुत लंबा है ना, तो अशोक का सबसे लंबा स्तंभ कौन सा हो जाएगा? तो 7वां अभिलेख हो जाएगा, यानी 7वां हो जाएगा। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था कौन? जेम्स प्रिसेंट ने पढ़ा था। प्रिसेंट ने पढ़ा था कब? 1837 में इसको पढ़ लिए थे। अशोक का सबसे छोटा बोलेगा तो कौन? तो रूमन देई, है ना। तो रूम देखते हैं, रूम ऐसे भी क्या होता है? छोटा होता है।
मकान से तो छोटा ना होता है रूम। तो याद रखिए कि अशोक के सबसे छोटा स्तंभ कौन सा, तो रूमनदेही, और सबसे बड़ा कौन, तो सातवां अभिलेख, है ना। अशोक का नाम अशोक है मास्की में, यानी कि मास्की जो आंध्र प्रदेश में है एवं गुर्जरा मध्य प्रदेश में। मास्की पूछेगा तो कौन, तो मास्की है जो आंध्र प्रदेश में, गुर्जरा है जो मध्य प्रदेश में अभिलेख में है। यानी कि ये दोनों में अशोक का नाम अशोक ही मिलता है। में, है ना। अभिलेख में अशोक को कहा गया देव नाम प्रिय, क्या बोला गया, यानी अभिलेख में जो लिखा गया है अशोक, अशोक को क्या बोला गया उसमें, तो देव नाम प्रिय बोला गया है। चलिए, स्वयं यानी अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था, ये किस में, तब भाबरू में, किस में, तब भाव बढ़ल था उनका, है ना, इसलिए भाबरू शिलालेख में, यानी भाबरू शिलालेख कहाँ में, राजस्थान में है। तो भाबरू अभिलेख यानी कि शिलालेख में अशोक जो हैं अपने आप को क्या बोले, सम्राट बताए, उसमें बोले कि हम सम्राट हैं। चलिए आगे देखते हैं कि कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है 13वें शिलालेख में, है ना। कलिंग युद्ध का जो वर्णन मिलता है किसमें, 13वें शिलालेख में मिलता है। सांची स्तूप मध्य प्रदेश में है ना। सांची स्तूप मध्य प्रदेश का निर्माण अशोक ने करवाया था, यानी सांची स्तूप जो मध्य प्रदेश में है उसका निर्माण अशोक ने करवाए थे। भरहुत स्तूप यानी भरहुत स्तूप अशोक कालीन मध्य प्रदेश में है, यानी भरहुत स्तूप जो है अशोक कालीन है, यानी अशोक के समय का है, और ये कहाँ में है, भरहुत है जो मध्य प्रदेश में है, और अशोक के समय में बना था वही है। भरहुत की खोज 1873 में हुआ था, 1873 में हुआ था, और ये कनिंघम ने किए थे, यानी भरहुत को कौन खोज किए, तो कनिंघम खोज किए, कब, तो 1873 में इसको खोज किए थे। श्रीनगर की स्थापना अशोक किए थे, श्रीनगर जम्मू कश्मीर, श्रीनगर की स्थापना कौन किए थे, अशोक ने करवाए थे। अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी उपगुप्त से, है ना, यानी गुप्त रूप से गए, उपगुप्त से, है ना, उप तो है ये थे, गुप्त से ले लिए, उपगुप्त नाम था उनका, उसी से बौद्ध धर्म का शिक्षा लिए थे। अशोक की मृत्यु कब हुआ था, तो 232 है ना, इसको लिखिए 232, यानी कि 232 ईसा पूर्व में। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, बृहद्र, मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्र, अब बृहद्र को मार दिया था ना पुष्यमित्र शुंग। चलिए, मौर्य साम्राज्य का सबसे छोटी इकाई क्या होता था, ग्राम, आज भी क्या है, ग्राम। मौर्य साम्राज्य के सबसे छोटी इकाई बोलेगा तो कौन सा होता है, ग्राम हो जाता है। शुंग वंश की स्थापना, है ना, शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने कर दिया, यानी शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग, शुंग वंश की पुष्यमित्र शुंग हो जाएंगे। यहाँ पे होगा कि शुंग शासकों की राजधानी थी विदिशा, शुंग शासकों की राजधानी कहाँ थी, विदिशा थी। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेघ यज्ञ करवाया था, यानी शुंग वंश की राजधानी पूछता है तो कौन, तब विदिशा, विदेश विदिशा ऐसे याद रखे, शुंग है ना, विदिशा। और पुष्यमित्र शुंग की जो अश्वमेघ करवाया था वो कितनी बार, तो 2 बार करवाया था। कितना बार करवाया था, 2 बार। मनुस्मृति की रचना हुई थी पुष्यमित्र शुंग के काल में, है ना। मनुस्मृति जो कानून था, है ना, आज़ादी से पहले जो कानून था हम लोग का मनुस्मृति ही था, और ये कब बना था, तो ये पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में बना था। पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित कौन थे, तब पुरोहित कौन थे, तब पतंजलि, है ना, ये कौन थे पुरोहित, पतंजलि। महाभाष्य के रचना कौन है, तब पतंजलि है जो महाभाष्य के रचना किए थे। योग दर्शन के कौन हो जाएंगे, तब पतंजलि हो जाएंगे। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन, पतंजलि होगा। तक्षशिला का यवन राजदूत, यानी तक्षशिला का यवन अम्बेसडर राजदूत हेलियोडोरस भारत आया था, कब, तो शुंग के 9वें, है ना, 9वें राजा भागवत के समय में। देखिए, तो यानी तक्षशिला का यवन राजदूत था जो नाम क्या था, हेलियोडोरस था, क्या नाम था, हेलियोडोरस, और वो भारत आया था। तो भारत आया कब, तो सूंघते सूंघते तो अबे किए, लेकिन भारत में उस टाइम राजा यानी कि शुंग वंश के 9वां राजा कौन थे, भगवान, यानी कि राजा भागवत थे। कौन थे, तो राजा भागवत के समय में आए थे। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था, तो देवभूति, है ना, यानी शुंग वंश का अंतिम शासक कौन थे, देवभूति। कर्ण वंश का संस्थापक कौन थे, तो वासुदेव, कान, है ना, वासुदेव क्या पहनते हैं, कान में देखते हैं ना, कुंडल पहनते हैं, तो कान यानी कर्ण वंश के संस्थापक कौन होंगे,
वासुदेव। कर्ण वंश का अंतिम शासक कौन होगा? सुशर्मा। कर्ण वंश का अंतिम कौन हो जाएंगे? सुशर्मा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं सातवाहन, है ना। सातवाहन या आंध्र वंश, यानी सातवाहन वंश या आंध्र वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे? सिमुख हो जाएंगे, सिमुख हो जाएंगे। सातवाहन वंश यानी राजधानी, सातवाहन वंश की जो राजधानी प्रतिष्ठान या महाराष्ट्र का महानतम शासक कौन थे? तो गौतमीपुत्र सातकर्णी। सातवाहन वंश के महंतम यानी महान शासक कौन हो गए? तब गौतमीपुत्र सातकर्णी हो जाएंगे, गौतमीपुत्र सात। चलिए ये हम लोग पढ़ेंगे, इसमें क्या है कि सीसा का सिक्का चलवाया था, सातवाहन ने चलवाया था। यानी सातवाहन, वाहन में क्या होता है देखते हैं, वाहन में यानी क्या रहता है? शीशा रहता है। तो याद रखिए क्या कि वाहन है तो वाहन में शीशा लगा रहता है, इसलिए समझिए उसको क्या कि शीशा का जो सिक्का चला था, शीशा का सिक्का किस में चला था? सातवाहन में चला था। ब्राह्मणों को भूमि दान देने की परंपरा की शुरुआत हुआ था सातवाहनों के समय में दिए थे। यानी कि सातवाहन के शासन काल में ही ब्राह्मण लोगों को भूमि दान दिया जाता था, भूमि भी देते थे और स्कूल बनाने के लिए भी दान दिया जाता था। सातवाहनों की भाषा क्या था और लिपि क्या थी? तब भाषा अगर पूछेगा सातवाहन तो प्राकृति थी, और लिपि अगर पूछेगा तब ब्राह्मी लिपि थी। कलिंग युद्ध ओडिशा यानी चेंदी राजवंश के संस्थापक कौन थे? तब महामेघवाहन थे। यानी कि कलिंग युद्ध हुआ था तो वहाँ के चेंदी राजवंश थे। कौन थे? चेंदी राजवंश का शासन यानी कि संस्थापक कौन थे? तब महामेघवाहन थे, महामेघवाहन थे। चेंदी वंश, यहाँ क्या है कि चेंदी वंश के शक्तिशाली शासक कौन थे? तब खारवेल, है ना, खारवेल। हाथी गुफा शिलालेख उत्कीर्ण करवाया गया, यानी करवाया थे। हाथी गुफा पूछेगा कि हाथी गुफा को कौन मतलब लिखवाया था? कलिंग नरेश खारवेल ही लिखवाए थे। जो चेंदी वंश के शक्तिशाली यानी कि चेंदी वंश के शक्तिशाली शासक कौन थे? तो खारवेल थे, और खारवेल नरेश यानी कलिंग नरेश खारवेल ही हाथी गुफा शिलालेख का उत्कीर्ण करवाए थे। हाथी गुफा शिलालेख स्थित है कहाँ? उदयगिरी पहाड़ी, भुवनेश्वर, उड़ीसा में। तो हाथी गुफा शिलालेख कहाँ में स्थित है? तो उदयगिरी पहाड़ी, भुवनेश्वर, उड़ीसा में स्थित है। भारत पर आक्रमण करने वाला, है ना, भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी थे कौन? तो पहले हिंदू यूनानी आए थे, है ना, हिंदू भी यूनानी भी, उसके बाद शक, पहलव, कुषाण, यानी हिंदू यूनानी, ठीक है, हिंदू यूनानी, यूनानी के बाद शक किए, शक के बाद पहलव किए, उसके बाद कुषाण किए थे। हिंदू यूनानियों की राजधानी कौन था? तो साकल। हिंदू यूनानी का कैसा था? तो साकल। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए गए थे। सोने के सिक्के जो सबसे पहले चलाए थे इंडो ग्रीक के, है ना, शासकों ने चलवाया था। सैनिक शासन व्यवहार में लाया था ग्रीकों ने, यानी कि सैनिक के द्वारा शासन किया जाए वो कौन लाए थे? तो ग्रीकों ने लाए थे। चलिए उसके बाद हम लोग देखेंगे भारत आने वाले पहले, है ना, भारत आने वाला प्रथम यवन कौन था? तो डेमेट्रियस था। कौन था? भारत में जो आया था पहला यवन शासक वो कौन था? तो डेमेट्रियस, है ना, डेमेट्रियस था। प्रथम हिंदू यूनानी शासक कौन था? तो मिनांडर। यानी कि पूछेगा कि प्रथम हिंद और ईनानी, क्या हिंद और ईनानी शासक कौन थे? तो मिनांडर थे, हिंद ईनानी मिनांडर थे। मिनांडर को हराया था पुष्यमित्र शुंग। कौन? पुष्यमित्र शुंग जो है मिनांडर को मार के दम तोड़ दिया, हड्डी टड्डी। मिनांडर यानी मिलिंद, क्या हो जाएगा? मिलिंद ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। किससे? मिनांडर है जो बौद्ध धर्म की दीक्षा ले लिया, किससे? तो नागसेन यानी नागा अर्जुन से ले लिया था। मिलिंद पनाहो की ग्रंथ रचना है नागसेन। तो मिलिंद पनाहो नागसेन, मिलिंद पनाहो नागसेन हो जाएगा। यूनानी के बाद भारत आए थे कौन? तो यूनानी के बाद कौन आया था? शक आए थे। शक के बाद कौन आया? पहला। पहला के बाद कौन आया? कुषाण, है ना। शकों का सबसे प्रतापी शासक कौन है? तो रुद्र दामन, है ना। शक किए इसलिए रुद्र दामन, है ना, रुद्र का दामन पकड़ लिए। शक करिएगा तो रुद्र का दामन पकड़ लेंगे, है ना। तो शक के प्रतापी शासक कौन हो गया? तो रुद्र दामन हो गया। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कौन करवाया था? तो यही रुद्र दामन करवाया थे, यानी रुद्र दामन है जो करवाए थे सुदर्शन झील के जीर्णोद्धार करवाए थे। संस्कृत में जारी पहला अभिलेख कौन सा था? संस्कृत में कौन हुआ? तो जूना या गिरनार, यानी कि चुन्ना, है ना, चुन्ना, संस्कृत में चुन्ना
या गिरनार अभिलेख, ये रुद्रदामन द्वारा जारी करवाया गया था। यानी कहने का मतलब है क्या कि संस्कृत में जारी पहला अभिलेख कौन सा, संस्कृत में लिखा हुआ, तो कौन, तो जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख जो कौन बनवाया था, तो रुद्रदामन बनवाए थे। चलिए, जूनागढ़ अभिलेख संबंधित है, तो जूनागढ़ अभिलेख जो संबंधित है मौर्य से, यानी मौर्य वंश से संबंधित है। पहलव यानी पार्थियन की राजधानी कहाँ था, तक्षशिला था। यानी पहलव की राजधानी कहाँ थी, तो तक्षशिला थी। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था, कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कडफिसेस थे। कौन थे, कुजुल कडफिसेस थे। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन थे, तो ये कनिष्क थे। कनिष्क के पहले राजधानी थी पुरुषपुर। कनिष्क के पहले राजधानी कौन, पुरुषपुर। कनिष्क कुषाण की दूसरी राजधानी मथुरा में थी। कनिष्क और कुषाणों की दूसरी राजधानी कहाँ, मथुरा में थी। कनिष्क अनुयायी था महायान संप्रदाय का। कनिष्क जो है महान था, इसीलिए क्या था, महायान संप्रदाय का, ये संप्रदाय का मतलब अनुयायी थे। कनिष्क के दरबारी में थे नागा अर्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र, चरक संहिता, ये लिखे थे ना, जो यानी कनिष्क के दरबार में रहते थे कौन, तो नागा अर्जुन, यानी कि एगो नाग भी रहते थे, अश्व मतलब घोड़ा भी रहते थे, अब वसु, अब मित्र यानी कि मित्र भी रहते थे, और चरक भी रहते थे। आयुर्वेद के जनक माना जाता किनको, चरक को माना जाता। भारत का आइंस्टीन किनको कहा जाता, नागा अर्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। शून्यवाद के प्रवर्तक कौन थे, तो नागा अर्जुन। काट लीजिएगा नाग काटेगा तो फिर से उसको शून्य बन रहा है ना, पूरा शरीर को क्या करता है, शून्य कर देता है। नाग काट लिया तो क्या होता है, तो शून्य हो जाए, पूरा बॉडी शून्य। यानी शून्यवाद के प्रवर्तक कौन थे, तो नागा अर्जुन थे। सिल्क मार्ग को आरंभ करवाए थे, तो कौन, कनिष्क करवाए थे। शक पहलव यानी कि शक पहलव है ना, शक संवत चलाया था कौन, तो कनिष्क ने चलाए थे। कब, 78 ईसा पूर्व में चलाए थे। राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है शक संवत पे, किस पे है, राष्ट्रीय कैलेंडर जो है अभी हम लोग शक संवत पे ही चलता है। राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह का होता है, तो चैत, दूसरा चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, है ना, इस तरह से आपका होता है। विक्रम संवत शुरुआत हुआ था 58 ईसा पूर्व में हुआ था, यानी 58 ईस्वी में ईसा पूर्व में है। बुद्ध की मूर्ति निर्माण है ना कुषाण काल में हुआ था, यानी बुद्ध भगवान का जो मूर्ति का निर्माण हुआ था कुषाण काल में इसका हुआ था। बाल विवाह है ना, बाल विवाह प्रथा आरंभ हुआ था। देखिए, बाल विवाह प्रथा आरंभ कब हुआ, तो कुषाण काल में ही हुआ था। गंधार शैली में फली फूली कुषाण काल, यानी गंधार शैली में जो मूर्ति बनता था वो कुषाण काल में ही बनता था। शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए थे कौन, कुषाण चलवाए थे। शुद्ध सोने के अगर सिक्का बोलेगा तो कुषाण चलवाए थे। प्राचीनतम सिक्कों यानी प्राचीन वाला सिक्का जो कहलाता उसको क्या बोलते थे, आहत सिक्के बोला जाता है। प्राचीन अगर पूछेगा तो आहत, है ना, आहत सिक्का। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन थे, तो वासुदेव। कुषाण वंश के अंतिम शासक कौन होगा, वासुदेव हो जाएंगे। गुप्त वंश है ना, गुप्त वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे, श्री गुप्त। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक पूछेगा, देखिए गुप्त वंश का संस्थापक तो श्री गुप्त, और वास्तविक पूछेगा तो चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम है जो वास्तविक संस्थापक है। गुप्त संवत चलाए गए थे, है ना, चंद्रगुप्त प्रथम के समय में 319 ईस्वी में चलाया गया था। यानी गुप्त संवत पूछेगा तो कब, 319 में चलाया गया था, 319 में चलाया। आगे हम लोग देखेंगे कि चंद्रगुप्त प्रथम क्या यहाँ पे है कि चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन हुए, तो समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम यानी चंद्रगुप्त प्रथम का कौन आ जाएंगे, समुद्रगुप्त। सिक्कों पर बीना बजाते हुए कौन, तो समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता, यानी कहा था कौन, तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा, तो विसेंट, यानी सेंट मारे थे, आर्थर स्मिथ ने किए थे। विसेंट आर्थर स्मिथ ने कहे थे। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था कौन, हरिसेन। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था, हरिसेन थे। प्रयाग प्रशस्ति है ना, प्रयाग प्रशस्ति लेख रचना हरिसेन किए थे, जानकारी मिलता है ना, यानी रचना हरिसेन से जानकारी मिलती है। समुद्रगुप्त
के संबंध में मिलता है। यानी कि आप प्रयाग प्रशस्ति लेख पढ़िए तो उसमें किसका जानकारी है, तो समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी है। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय आ गए। समुद्रगुप्त के कौन आ गए, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य ने दूसरी राजधानी कहाँ बनाई, तो दूसरी राजधानी है जो उज्जैन में बनाया। देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय है तो दूसरा राजधानी उज्जैन, प्रथम कहाँ था, पाटलिपुत्रा, प्रथम पाटलिपुत्रा चंद्रगुप्त द्वितीय का, और दूसरा कौन, उज्जैन में इनका राजधानी था। चलिए आर्यभट्ट है ना, आर्यभट्ट, कालिदास, धन्वंतरी और बराहमिहिर, सुश्रुत और छपनक है ना, छनपक थे। ये किसके दरबार में थे, तो चंद्रगुप्त के यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। छनपक, सुश्रुत, बराहमिहिर, धन्वंतरी, कालिदास व आर्यभट्ट रहते थे। बराहमिहिर आर्यभट्ट थे खगोलविद, यानी कि बराहमिहिर जो थे, ये पूछा था बिहार पुलिस में ना, बराहमिहिर यानी खगोलविद थे और आर्यभट्ट गणित थे। आर्यभट्ट क्या थे, गणितज्ञ थे। दशमलव प्रणाली पूछेगा, जो आज दशमलव प्रणाली हम लोग पढ़ते हैं वो आर्यभट्ट ही का देन है ना। मेघदूत कुमार संभव की रचना कौन दिए, तो मेघदूत कालिदास, कुमार संभव मेघ यानी कालिदास। शल्य चिकित्सा का जनक कौन है, तो सुश्रुत है ना, कौन हो जाएंगे, सुश्रुत। शल्य चिकित्सा का सुश्रुत हो जाएंगे। गीत गोविंद जयदेव, ये क्वेश्चन पूछा था ना, गीत गोविंद जयदेव बिहार पुलिस में था ये क्वेश्चन है ना। गीत गोविंद का कौन था, जयदेव। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा, पंचतंत्र के विष्णु शर्मा। प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री फहियान आया था कब, यानी फहियान है जो है ना, इसमें फहियान यानी कि आए थे चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए थे। तो इसको याद करेंगे कैसे कि फहियान, यान मतलब ऊपर, ऊपर उड़ेगा कौन, तो यानी चंद्रमा में ही तो उड़ेगा ना, ऐसे याद करेंगे कि चंद्रगुप्त द्वितीय, और उसका पंखा के गो रहता है, यानी यान, हवाई जहाज का के गो पंखा रहता है, 2 गो, इसलिए याद रखिए कि चंद्रगुप्त द्वितीय, उसका डैना होगा तो उसे हम लोग पकड़ेंगे कि द्वितीय में था, ठीक है। और ये कहाँ उड़ रहा था, तो चांद पे उड़ रहा था। तो आ गया, तब प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री कौन, फहियान, वो किसके शासनकाल में आए थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आए थे। कब, तब 5वीं शताब्दी में आए थे। सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के जारी हुए थे गुप्त काल में हुए थे। चांदी का सिक्का सर्वप्रथम चलाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। शकों पर विजय यानी कि शक पर विजय कौन किया, चंद्रगुप्त द्वितीय। और चांदी का सिक्का क्या किए, चला दिए कि लो अब चांदी का सिक्का तुम लोग यूज करो। चलिए आगे देखते हैं। महरौली में स्थित राजा चंद्र के लौह स्तंभ को बनाया था, यानी महरौली में एक स्थित है लौह स्तंभ, ठीक है, को बनवाया था कौन, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय ही बनाया था। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन है, तो कुमारगुप्त आ गया। चंद्रगुप्त द्वितीय थे लेकिन आ गए कौन, कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय की रचना कौन किए थे, तो नालंदा विश्वविद्यालय है भैया, विश्वविद्यालय है तो कौन जाएगा पढ़ने, कुमार लोग जाएगा, यानी बैचलर ही लोग जाएगा। तो यहाँ क्या था, कुमारगुप्त, याद रखने का एक ट्रिक है ना। नालंदा विश्वविद्यालय तो कौन, कुमारगुप्त गए थे, यानी स्थापना करवाए थे। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कौन किया था, बख्तियार खिलजी, गोरी के शासन काल में है ना। कुमारगुप्त प्रथम उत्तराधिकारी है ना, यानी कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन हो गया, स्कंद गुप्त हुए। हुनों का आक्रमण हुआ था स्कंद गुप्त के समय में हुआ था। हुनों का आक्रमण स्कंद गुप्त के समय में हुआ था। पूछता है ये क्वेश्चन है ना। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार यानी कि फिर से उसको बनवाया थे कौन, स्कंद गुप्त बनवाए थे। हुनों पर पराजित किया था, यानी हुनों को कौन पराजित किए थे, स्कंद गुप्त है जो हुन को मार के थूड़ दिए थे ना। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था, तो विष्णुगुप्त। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त। गुप्त काल की राजकीय भाषा क्या थी, तो गुप्त काल की संस्कृत थी। गुप्त काल में भूमि राजस्व जो था उपज का 1/6 लिया जाता था। गुप्त काल में भूमि कितना, 1/6 लिया जाता, कितना, 1/6। भारत का है ना, भारत का स्वर्ण युग कहा गया गुप्त काल को, यानी स्वर्ण युग कहा गया। मंदिर बनाने की कला कौन जन्म दिया, यानी गुप्त काल ही है जो मंदिर बनाने की कला यानी जन्म दिया। गुप्त काल यानी गुप्तकालीन रजत मुद्राएं कहलाते थे, यानी गुप्त काल में अगर रहते आप लोग ना, यानी हम लोग भी, तो रजत मुद्रा को क्या बोलते हैं, उसको रूपक बोलते हैं। क्या,
रूपक। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राएं कहलाती है दिनार। सोना वाला को दिनार और रजत वाला को रूपक। पुष्यमित्र यानी पुष्यभूति और वर्धन वंश के संस्थापक कौन हो गए? तो पुष्यभूति ही थे। चलिए उसके बाद है आपका पुष्यभूति। अब वास्तविक संस्थापक पूछेगा तो कौन? प्रभाकर वर्धन। यानी पुष्यभूति या वर्धन वंश के पूछेगा वास्तविक संस्थापक तो प्रभाकर वर्धन हो जाएंगे। प्रभाकर वर्धन का पुत्र कौन? तो राज्यवर्धन, हर्षवर्धन। राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। हर्षवर्धन का अन्य नाम यानी शिलादित्य ने अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थानांतरित किया था। कहाँ में? कनौज में ये कर दिए थे। कहाँ में? कनौज में किए थे। भूमि देने की सामंती प्रथा प्रारंभ हुआ था। हर्षवर्धन के समय में भूमि देने की सामंती शुरू हुआ था। चीनी यात्री हेन सोंग भारत आया था। कब? तो हेन सोंग, हर्ष मतलब होता है खुशी और सॉन्ग मतलब गाना। अगर आप गाना गाइएगा कब? तो खुशी रहिएगा तब। इसको याद रखिएगा। हेन मतलब मुर्गी बोलते हैं ना, और सॉन्ग मतलब गाना। मुर्गी है जो गाना गा रहा था, ठीक। और हर्ष मतलब होता है खुशी। यानी कि हेन सोंग भारत आया था किसके शासनकाल में? हर्षवर्धन के शासनकाल में। कब? 606 से 647 ईस्वी में आया था। हेन सोंग द्वारा जो पुस्तक लिखा है ना वो कौन सा है? CU की। या मतलब क्या कि सी मतलब देखेंगे, है ना। सी मतलब क्या होगा? देखेंगे। किसको? यू मतलब तुम, और किसको? की को। यानी CU की। इसका नाम क्या था? बुक का नाम था CU की, है ना। सी मतलब देखना और यू मतलब तुम, बोलते हैं ना शॉर्ट में यू, है ना। CU की। चलिए यात्री में राजकुमार। यात्री में राजकुमार नीति का पंडित और नीति का पंडित शाक्य मुनि किसे कहा गया? तो हेन सोंग को कहा गया। यानी यात्री का राजकुमार किसको? तो हेन सोंग। नीति का पंडित किसको? तो हेन सोंग को। और शाक्य मुनि तो हेन सोंग को कहा गया। हर्षवर्धन के दरबारी कौन थे? तो बाण भट्ट थे। हर्षवर्धन के दरबारी कौन थे?